Assalamualaikum students. Hope so all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई बच्चों, आज जो मैं बेसिकली आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रही हूँ वो कुछ MCQs हैं जो कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आए हैं, जो 2021 का पास पेपर था। बेटे इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 MCQs हैं, लेकिन हम इन 20 MCQs को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपके 60 MCQs आराम से निकल जाएं। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल वे से समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा बेटे ये जो आपको जिस तरह से MCQs की तैयारी करवाई जा रही है, ये इस तरह से आपको करवाई जाएगी कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर दें, चाहे वो डाउ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जिन्ना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो KMDC हो, चाहे वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी हो, या हैदराबाद की लम्स हो, पेशावर की नवाब शाह की पम्स हो, या फिर आपके कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हों, आप उन सब के टेस्ट क्लियर कर सकते हैं बशर्ते कि आप लेक्चर्स को थॉरली लें और जो जो पॉइंट्स न्यू हैं उनको अपने पास नोट डाउन करते जाएं। और अगर नहीं भी है न्यू तो भी आप अपने पास पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे। अच्छा, अब हम MCQs नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास MCQs नंबर 1 क्या कहता है? द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को समझना सीखें। देखो, अब मैं जिस ट्रिक्स और टिप्स से आप लोगों को MCQ सॉल्व करवाऊंगी ना, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों की मैं सही करवाऊंगी वो है जजमेंट एम्पावरमेंट। जाहिर सी बात है, जब आप कोई MCQ सॉल्व करते हैं ना, तो आपको जज अच्छा करना आना चाहिए कि यार ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको पहले से कैंसिल कर दो। फिर जो अप्रॉक्सीमेटली अब 2 ऑप्शन बचे हैं, आप सोचो यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किस तरह से हम लोग बेटर वन को चूज़ करेंगे, आज हम इस चीज़ पे भी वर्कआउट करेंगे। ठीक है, द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेटे डिप्लॉयड जो है वर्ड वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बेटे याद रखना, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मतलब है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने पास रखता है, तो आप बोलेंगे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि 2n से हमें पता चला कि 2n जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब डिप्लॉयड का अपोजिट हमारे पास होता है हैप्लॉयड। ठीक है, तो हैप्लॉयड में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मुराद ये है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि बेटे आपके जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम जो हैं आपके पास टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर हैप्लॉयड हिसाब से देखें तो 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो अब बेटे यहाँ पर देखें, आपसे MCQs में कहा जा रहा है द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन ए देखें, इज़ द 2n नंबर। जब आपको ये पता है कि डिप्लॉयड जो है वो 2n है, तो आप बोलेंगे ए वाला तो बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ये भी आंसर हो सकता है। बी वाला देखें, वॉज इन पेरेंट सेल एज इन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉलोइंग माइटोसिस। बेटे माइटोसिस क्या प्रोसेस होता है? माइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में मौजूद है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो जो डॉटर्स होंगे, जो डॉटर सेल्स होंगे, उनके न्यूक्लियस में भी उतने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स के अंदर हमारे पास पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर भी 46 ही होंगे। ये हमारे पास कहलाता है माइटोसिस। लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात करूं, किसकी बात करूं? मियोसिस की। हर चीज़ का अपोजिट कुछ ना कुछ होता है ना, तो मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा कि अगर पेरेंट्स के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे दोनों के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 और 23। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं तो मियोसिस के अंदर जो डॉटर्स होंगे उनके पास हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और अगर हम यहाँ पे माइटोसिस की बात करें तो हम ये बात बोलेंगे कि अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं तो जो डॉटर्स हैं उनके पास भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे।
इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास ये वाला आंसर भी सही है, ठीक है। डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट्स में है तो जाहिर सी बात है डॉटर सेल्स के अंदर भी डायप्लॉइड ही होंगे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी देखें। अब सी में क्या आ रहा है? सी में आ रहा है ऑल आर करेक्ट, लेकिन हम कब जज करेंगे कि सारे करेक्ट है? जब हमें डी वाला पता हो कि डी क्या कहता है। डी कहता है वेरीज अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर। देखो इस चीज़ को अगर मैं बायोलॉजिकल वे में आपसे बात करूँ ना, तो स्पीशी टू स्पीशी वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी देखो हर स्पीशी के पास अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। हर किसी के क्रोमोसोम का नंबर, शेप, साइज़ हर स्पीशी का डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे घर में जो एक हाउस फ्लाई होती है उसकी बात करूँ, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है बच्चों? जल्दी से क्लिक करें। उसका बायोलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो आप बोलेंगे उसके अंदर 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ड्रोसोफिला है उसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 8। और ह्यूमंस के पास कितने हैं? 46। तो वेरी आ गया ना कि ड्रोसोफिला में कितने हैं और हम में कितने। तो स्पीशी टू स्पीशी वेरी भी करते हैं, ये बात भी सही है। किसी का डायप्लॉइड नंबर अगर 8 है तो हमारा डायप्लॉइड नंबर 46 है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी कि ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे सही हैं, ठीक है। नाउ अब आप देखें आपने इससे कितने सारे MCQs निकाल लिए। अगर बैठ के लिखते जाए ना मेरे पॉइंट्स, तो मैं आपको ये बात श्योरिटी से कहती हूँ कि ये भी 7 से 8 आपके निकल गए हैं MCQs। अब अगला वाला देखें आपके पास क्या है? आ डिकम्पोज़र। MCQ 2 में क्या कह रहे हैं? आ डिकम्पोज़र। मैं किस चीज़ पर इम्फेस कर रही हूँ, किस वर्ड पे इम्फेस कर रही हूँ? डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र से मुराद डेड, ऐसे स्पीशीज़ जो डेड चीज़ों को यूज़ करके अपनी जो ग़िज़ाइयत है उसको पूरा करें, अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करें। तो डिकम्पोज़र कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है? भाई बात आ गई डिकम्पोज़र की। हमें पता है डिकम्पोज़र डेड होता है, यानी डेड चीज़ पे जो होता है। डिकम्पोज़ कैसी चीज़ होती है? डिकम्पोज़ ऐसी चीज़ होती है जो सड़ चुकी हो, जो गल चुकी हो। तो डिकम्पोज़र किस चीज़ को खाएगा, किस चीज़ को अपनी न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ करेगा? अपने फूड के तौर पर वो यूज़ करेगा डेड चीज़ों को ही। अब इन्होंने आपको दिए हैं ऑप्शन A, B, C, D। ए में देखें सेप्रोट्रॉपिक, बी में देखें पैरासाइटिक, सी में देखें इंजेक्शन, और फिर देखें बोथ एंड बी आर करेक्ट। सबसे पहले एक बात याद रखना कि इंजेक्शन तो हो ही नहीं सकता। इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि माउथ से मतलब कोई भी चीज़ हम इंजेस्ट करते हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो खाता किस तरह से, उन्होंने पूछा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के ना 2 मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हीटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा खुद बना लें। जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो अपनी ग़िज़ा किससे बनाते हैं? सनलाइट से बनाते हैं। इसी तरह से कीमोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो अपनी ग़िज़ा केमिकल से बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं। हीटोट्रॉफिक ऐसे जो दूसरों से खाना छीन के खाएँ। अब ऑटोट्रॉफिक में ना हमारे पास 2 टाइप्स आती है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी वो जो सनलाइट को यूज़ करें, सही है, फोटोसिंथेसिस टाइप अपने अंदर प्रोसेस रखें, इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो जो अपनी एनर्जी केमिकल रिएक्शन से करें, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन तो वो खुद ही प्रोसीड करें ना, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और का केमिकल रिएक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हो, नहीं, अपना केमिकल रिएक्शंस करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। हीटोट्रॉफिक 2 तरह के होते हैं फर्दर, पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक। अब देखो पैरासाइटिक कैसे होते हैं बेटा? पैरासाइटिक वो होते हैं जो किसी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज़म के साथ रहें और उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करें, जिससे उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उस स्पीशी को नुकसान होगा, ठीक है, तो वो पैरासाइटिक होते हैं। और सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक किस तरह के होते हैं? वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो भाई पैरासाइटिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिकम्पोज़र तो डेड पे करता है, तो बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा? ए, सेप्रोट्रॉफिक। अब हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने आपको डिकम्पोज़र दिया है, वो आपको कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ MCQ नंबर 3, विच ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर, हाँ सही है, मल्टी सेलुलर तो होता है प्लांट।
विद स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। अच्छा, टिश्यूज़ तो होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड, चलो अभी देखते हैं। एंड ऑर्गन्स, बात गलत हो गई, प्लांट्स के तो ऑर्गन्स ही नहीं होते, यहीं पे बात गलत। सी देखो, प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या होता है, मतलब किसी के मॉइस्चर को ख़त्म कर दें आप, उसके अंदर जो वाटर है ना उसको सक कर लें, उसके अंदर से पानी निकाल दें आप। तो बेटा अगर एम्ब्रियो में से आप मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे, पानी निकाल देंगे, तो वो एम्ब्रियो तो सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो तो डेवलप ही नहीं होगा। कभी ऑरेंज जिसके बीज देखे हैं, उसके बीज के ऊपर हार्ड सी कोटिंग होती है, जब वो कोटिंग को हटाते हो आप तो अंदर से ना एक नरम सा बीज निकलता है, एक नरम सा एम्ब्रियो निकलता है, ठीक है, उस बीज में से सॉफ्ट सा। तो बेटे वो जो कोटिंग होती है कि वो बेसिकली होती ही इसलिए कि ताकि वो उसके मॉइस्चर को ख़त्म ना होने दे। तो ये बात तो इन्होंने वैसे ही गलत कह दी। अब इसके अंदर अगर आप लोगों को क्या कहते हैं डेसिकेशन का मतलब पता होगा तो ही आप अपना आंसर जो है वो जज कर सकेंगे। ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, जाहिर सी बात है, अभी हमने 2 ऑप्शन गलत कर दिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने पास क्लोरोफिल ए और बी रखते हैं। क्लोरोफिल ए और बी इनके पास किस चीज़ में काम करता है, क्लोरोफिल ए और बी इनके पास फोटोसिंथेसिस में काम करता है, एटीपी की फॉर्मेशन में काम करता है। एटीपी हमारे पास एडिनोस ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसका काम जो क्या होते हैं, जो हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अस्करीज इस पैरासाइटिक, एस्केरीज होते हैं वो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं कौन से, देखो हाइड्रा तो हो नहीं सकता, क्या स्पंज इसका आंसर होगा, नहीं, इसका आंसर स्पंज भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लैट वर्म होगा या राउंड वर्म होगा, ज़रा थोड़ी सी देर को सोचो। अर्थवर्म हमारे पास कैसा होता है, राउंड होता है या फ्लैट वर्म होता है, इसको ज़रा सोचा आप लोग, फिर मैं आपको इसका भी आंसर करवाती हूँ। पहले आप इसका जो आंसर है ना उसको अपने माइंड में क्लिक करें, फ़ौरन से इमेज क्रिएट करना शुरू करें कि हमारे पास अस्करीज जो होते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं वो किस तरह, अस्करीज नहीं, मैं बेसिकली बात कर रही हूँ अर्थवर्म की, वो कैसे होते हैं। अच्छा, टाइम्स अप। देखें, मैंने आपसे कहा एस्केरीज, आपके पास जो आपका किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर है उसके अंदर आपके पास ये वर्म्स वाला मौजूद है, ठीक है। तो अब आपने ये मुझे बताना था कि जो हमारे पास एस्केरीज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्या एस्केरीज हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं। फ्लैट वर्म्स कैसे होते हैं बेटा, जो चपटे होते हैं, जो किस तरह के होते हैं, जो चपटे से होते हैं ना, अगर आपने देखा हो तो वो हमारे पास होते हैं बिल्कुल फ्लैट से होते हैं। और राउंड वर्म्स वो होते हैं जो हमारे पास गोल गोल से होते हैं, ठीक है, जो राउंड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि अस्करीज जो है वो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। अब अस्करीज हमारे पास कौन से पैरासाइट्स हैं, राउंड वर्म्स हैं या फ्लैट वर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो अस्करीज जो होते हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है। कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये किस तरह से होते हैं हमारे पास, ये तब होते हैं जब हम, इनकी डिजीज़ किस तरह से होती है कि जब हम लोग वर्म के एग्स जो हैं वो किसी तरह से इंजेस्ट कर जाएं। ये किसी भी तरह से हो सकता है, आपने बाय माउथ या कोई वेजिटेबल खाते हुए किसी भी तरह से आपने जो है उसको इंजेस्ट कर लिया तो, ठीक है। अब अस्करीज जो होते हैं ना, याद रखिएगा, अस्करीज जो होते हैं ना, पूछा जाता है कि अस्करीज जो हैं वो ह्यूमंस में क्या करते हैं। देखिए माइल्ड केसेस में तो ना इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना अस्करीज तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, यानी कि पर्सन को भूख नहीं लगती हैगी, डाइजेस्टेड फूड में मसला आता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास होती है। अच्छा, अब देखो मैंने आपसे कहा था फ्लैट वर्म का, तो बेटे एक बात ज़रा याद करो, हम लोगों ने एक फ्लैट वर्म पढ़ा था, प्लेनेरिया। कभी सुना है प्लेनेरिया किसी इंसान में मौजूद हो, नहीं सुना ना, एस्केरीज तो मौजूद होता है ना इंटेस्टाइन्स में, तो इस हिसाब से फ्लैट वर्म भी नहीं होता। तो अगर आपको किसी की एग्जांपल्स पता है ना कि अर्थवर्म किस में आ रहा है, ठीक है, फ्लैट वर्म्स जो है उसकी एग्जांपल प्लेनेरिया है, तो आप जल्दी से जज कर जाएंगे कि पैरासाइट जो एस्केरीज है, जो भी आपको उन्होंने दिया हुआ होगा वो कौन सा है। हाइड्रा और स्पंज तो हो ही नहीं सकता, अब 2 वर्म्स बचे,
फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया। फ़ौरन से जज करो कि भाई प्लेनेरिया का हम इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ दीज बेस्ट शोज दैट एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड्स आर क्लोजली रिलेटेड। देखो आर्थ्रोपोड्स तो आपको पता है आपके पास कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, एनालिट्स वही आपके पास वर्म्स वगैरह आ गए। सबसे पहली चीज़ कि एक बात याद रखो, अगर इस इमेज को देख रहे हो तो क्या नज़र आ रहेगा कि सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ये सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं यूँ। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तो ये बात तो हमें इस इमेज से, अच्छा इमेज नहीं भी गिवन होगी ना तो भी आपने अगर कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखा है ना तो आप बता दोगे कि भाई आर्थ्रोपोड्स जो है वो सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। एनालिट्स अर्थवर्म वगैरह को देखा है, सेगमेंटेड भी होते हैं, ठीक है। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उनका कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट टेक्स्ट में बना दिए कि माउथ और एनएस दोनों मौजूद होते हैं। फिर क्या उनके पास वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है? बेटा याद रखना इनके पास वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। आपको इनकी नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है, ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से एक इस तरफ को कॉर्ड जा रही है, एक इस तरफ को कॉर्ड जा रही है, और ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं इनमें से आपको ना कुछ धागे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया, और आपस में ये इन्हीं गैंग्लिया के थ्रू कनेक्ट भी हैगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि जो क्या कहते हैं एनालिट्स होते हैं या आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनके पास जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता हैगा, वो वेंट्रल होता है। वेंट्रल का मतलब दोनों साइड्स पर मौजूद होता है, ठीक है। एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास इसके अंदर आएगा ऑल दीज आर करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा भाई अगला देखें 6। A radula is a unique organ for feeding found in। देखो इन्होंने खुद सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताई कि रेड्यूला जो है ना वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता हैगा, फीडिंग के लिए, खाने के लिए यूज़ होता हैगा, ठीक है। अभी अभी पीछे एक इमेज देख के आए थे, अगेन वहाँ पे लेके चलती होंगी। ये इसमें देखें इन्होंने आपको क्या बताएगा कि एनालिट्स या आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका माउथ होता है। कॉकरोच का भी आपको पता है ना माउथ होता है। कभी पढ़ाएगा कि कॉकरोचेस जो होते हैं उनके हमारे पास रेड्यूला, कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। तो आर्थ्रोपोड्स और एनालिट्स तो हो ही नहीं सकते, ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आंसर होगा मोलस्कस। मोलस्कस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्नेल्स का किंगडम होता है, ठीक है। अब बेटे इसके अंदर ना मैं इमेज से ना 2-3 और MCQs आप लोगों को क्लियर करवाना चाहूँगी। सबसे पहले ये देखें कि रेड्यूला क्या है। रेड्यूला एक यूनिक ऑर्गन है जो इनके फीडिंग में हेल्प करता है, खाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखेंगे आपको इनका फूट नज़र आ जाएगा, ठीक है, जो इनको चलने में हेल्प करता है। इससे रिलेटेड MCQs भी आते हैं। मेंटल क्या होता है, मेंटल उनके शेल के नीचे एक ऐसी लेयर होती है जो क्या करती है, जो शेल ही प्रोड्यूस करती है। शेल किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मेंटल की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये बात सबको क्लियर रहेगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर आपको ये भी नज़र आ रहेगा अगर बात की जाए कि स्नेल के अंदर हार्ट भी होता है, जाहिर सी बात है बिल्कुल होता है, इंटेस्टाइन भी होती है, स्टमक भी होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होता हैगा, और अगेन एनएस एंड माउथ भी मौजूद होता है। माउथ में देखो रेड्यूला मौजूद है ना, जो बेसिकली फीडिंग में हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो इनका भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। पानी में मौजूद होते हैं तो आप देखें इनके पास गिल्स भी मौजूद आपको नज़र आने, गिल्स, ठीक है। अच्छा भाई आगे देखते हैं द ट्यूब फीट ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स सबसे पहले तो ये समझ लो ये किस किंगडम से बात की जा रही है, स्टारफिश, ठीक है। इकाइनोडर्म्स हमारे पास स्टारफिश इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को रटी हुई होती है। अच्छा इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है ट्यूब फीट। बेटा फीट पाँव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऐसी जो ट्यूब, तो क्या हेड हो सकता है वो उसका, नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्यूब फीट है क्या ये हेल्प करेगी टू पास स्पर्म टू फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्टार फिशेस जो है वो पानी में पाई जाती हैं तो वो अपने स्पर्म जो है वो डायरेक्ट पानी में ही रिलीज़ कर देती हैं, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। आर अ पार्ट ऑफ वाटर वेस्ट। अच्छा अब देखो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होंगे तो क्या आंसर होगा, आर द पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब जाए यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको दिखा दूँ। देखो ट्यूब फीट में क्या होता है
ये जो ट्यूब फीड्स होती है ना, इसके दो ट्यूब फीड कह लें या ट्यूब फुट कह लें, अगर एक की बात करते हैं तो ट्यूब फुट। तो इसके अंदर देखें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर होता है एक नीचे का ट्यूब लाइक पार्ट जिसको पोडियम कहते हैं और एक बल्ब लाइक पार्ट एम्प्यूला। तो ये जो पोडियम होता है ना बेसिकली ना क्या करता है, ये एक तो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में हेल्प करता है, पानी को सक करने में हेल्प करता है। कैसे कि अपने अंदर ना पानी को फिल कर लेता है, ठीक है, ट्यूब के ज़रिए पानी को फिल करके एम्प्यूला में ले आता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है कि पहले स्टक होता है ज़मीन पे, फिर पानी को रिलीज़ करता है, तो फिर वहाँ से अपने पार्ट को छोड़ता है, फिर पानी को सक करता है, यानी इस तरह से करके उसका एम्प्यूला वर्क करते हैं। दूसरा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्टार फिश होती है ना, इनकी एक तो सेंट्रल रिंग कैनाल होती है, यानी कि दरमियान में एक रिंग होती है ऐसे गोल सी, ठीक है। उस रिंग से ना फर्दर उनके ना रेडियली कैनाल निकल रही होती है। रेडियली का मतलब होता है कि पांचों तरफ से इक्वल कैनाल्स उसकी निकल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब आ जाइए अगले क्वेश्चन MCQs पर। विच ऑफ दीज नॉट अ कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक। अब आपसे कह रहे कॉर्डेट क्या होते हैं बेटा, रीढ़ की हड्डी वाले। इनमें से कौन सी रीढ़ की हड्डी वालों की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती बेटा? सबसे पहले देखो वर्टिबल कॉलम। सब बताओ तुम लोग कॉर्डेट हो, वर्टिबल कॉलम है तुम लोग के पास? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये तो सही है। उन्होंने पूछा क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं होती है, तो भाई वर्टिकल कॉलम तो सही है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। सही है। सबसे पहले इसको कट कर दो ताकि खुद कंफ्यूज ना हो। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते रहेंगे, पूरे MCQs नहीं पढ़ते, नॉट को गौर नहीं करते, वर्टिकल कॉलम पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा देखो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। बेटा नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड ये दो जो है ना, ये भी इसके नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मौजूद होते कॉर्डेट में। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड क्या है। बेटे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये एक एम्ब्रियो है जो आपके सामने इमेज है, ये एक एम्ब्रियो की है। इसके अंदर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे पास दो किस्म की कॉर्ड्स होती हैं, दोनों डॉर्सली मौजूद होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉर्ड होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड होती है नर्व कॉर्ड। ये वाली आपको नोटोकॉर्ड नज़र आ रही हैगी, नर्व कॉर्ड नज़र आ रही हैगी, जो ब्रेन, जिसमें आगे ब्रेन है और ब्रेन से निकलने वाली नर्व कॉर्ड है। और नीचे आपको उसके बिल्कुल नीचे आपको नोटोकॉर्ड नज़र आ रही। बेटे ब्रेन से निकल रही है नर्व कॉर्ड, इसका मतलब ये है कि ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेटे ये जो है ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बेसिकली ना एट दैट टाइम ना टिश्यूज़ टाइप होते हैं, एक्टोडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैसे लिखा हुआ भी हैगा कि डेट फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड्स बनाएगी, आगे जाके क्या बनाएगी? स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। अब हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है, जो एक जो क्या कहते हैं जो वर्टिबल कॉलम होती है उसके अंदर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट होती है। अगर उसमें प्रोटेक्टेड ना होना तो कोई भी किसी को हल्का सा पंच मारेगा तो वो आराम से टूट जाएगी, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होती है? बेटा एक बात याद रखना, हमने अभी पढ़ा था कि नर्व कॉर्ड तो हमारे पास एक्टोडर्मल टिश्यूज़ है। जो नर्व कॉर्ड है क्योंकि बाद में पाई जा रही है दरमियान में, तो ये हमारे पास मीज़ोडर्मल है, ठीक है, और लॉन्ग फ्लेक्सिबल होती है एट दैट टाइम जब ये एम्ब्रियो में पाई जाती है। लेकिन जैसे ही एम्ब्रियो बड़ा होता है ना, डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है, तो ये जो ये जो हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है ना, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैगी किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्राई के अंदर, बैकबोन की, ठीक है। यानी इससे क्या बनते हैं? इनसे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बनता है, वर्टिब्रेट्स बनते हैं, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ देखें एट दैट टाइम ना जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स होती हैंगी सांस लेने के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको कुछ मसल्स दिखाए हुए होंगे जो प्रोपल्सिव फोर्स लगाते हैं। खैर ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या होगा? सी, फेरेंजियल पाउचेस। मीन्स फेरेंजियल पाउचेस होते क्या? स्लिट्स तो हमें नज़र आ गई। पाउचेस क्या होते हैं बेटा? आपसे कह रहे कॉर्डेट्स का पार्ट नहीं होते। देखो जब आप बड़े हो गए आपके पास वर्टिबल कॉलम भी मौजूद होगा, मतलब जाहिर सी बात है नोटोकॉर्ड भी मौजूद होगी, नर्व कॉर्ड भी मौजूद होगी, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या मौजूद नहीं होगी? आपके पास मौजूद नहीं होंगे फेरेंजियल पाउचेस। फेरेंजियल पाउचेस क्या होते हैं? यहाँ इस इमेज में देखें, वही वाला MCQs है
बेटे ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ये जो गैप्स आ रहे हैं ये हमारे पास फेरिंजियल पाउचेस हैं, तो ये हमारे पास नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई आगे मूव करेंगे। शार्क्स एंड बोनी फिशेस आर डिफरेंट इन दैट ओनली। अच्छा देखो, अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो वो फ़ौरन से बता देगा कि भाई एक तो बोनी फिशेस हैं, ठीक है, एक शार्क्स है। शार्क हमारे पास कैसी होती, कार्टिलेजिनस होती हैं या बोनी होती है? सबसे पहले तो इसका आंसर करो। दूसरा, सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये कह देंगे कि एक चीज़ के अंदर ये डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती हैं। अगर बोनी फिशेस की बात करें तो वो भी प्रेडेशियस होती हैं, यानी कि शिकार करती हैं, और शार्क भी शिकार करती हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों सेम है। फिर बोनी फिशेस के पास भी या शार्क के पास भी फिन्स तो मौजूद होते ही हैं, तो हर किसी के पास होते, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। शार्क्स जो होते हैं उनके बोनी स्केलेटन्स होते हैं, एक बार। दूसरा ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम क्या होता है? ओपर्क्यूलम वर्ड जो है ना वो बोनी फिशेस, क्या करेंगे कि बोनी फिशेस के पास ओपर्क्यूलम होता है। ओपर्क्यूलम क्या होता है? जो फ़िश है ना बेटे, ये फ़िश है फॉर एग्जांपल, अब मैं ऐसी इमेज बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये इसके फिन्स आ गए और समझ लें बोनी फ़िश है। इस बोनी फ़िश का ये जो माउथ की जो हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी, ये कहलाती है हमारे पास ओपर्क्यूलम। जो उसका माउथ जिस हड्डी से बना हुआ होता है ना, वो हमारे पास होती है ओपर्क्यूलम। तो ये बोनी फ़िश में पाई जाती है। क्योंकि शार्क हमारे पास बोनी फ़िश है ही नहीं, वो हमारे पास कार्टिलेजिनस फ़िश है, कार्टिलेज से बनी हुई होती हैगी, तो उसके अंदर तो ओपर्क्यूलम मौजूद ही नहीं है, एक बार। दूसरा, शार्क्स हैव अ बोनी स्केलेटन। शार्क, देखो ये बात तो सही है ना कि बोनी फ़िश जो है उनके पास ओपर्क्यूलम होता है, ये बात सही है। तो अब इन्होंने क्या बात गलत लिखी है कि शार्क्स जो है उनका बोनी स्केलेटन होता है? नहीं, शार्क का कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नाउ एम्फीबियंस किससे अराइज हुए थे? बेटा वर्ड से देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि तो फिशेस है ना, नहीं हो सकता, शार्क्स वगैरह से नहीं आए। अगर आते तो टीथ बहुत ज़्यादा शार्प वार्प मौजूद होते, ठीक है। बोनी फिशेस नहीं। अब आ रहा है जॉलेस फिशेस, नहीं, उनसे भी नहीं। रे फिन फिशेस जो है ये इसका आंसर है। बेटे हमारे पास ना अर्ली जो था, पहले हमारे पास फिशेस होती थी इस तरह की, ये देखो आपको इनके फूट भी नज़र आ रहे हैं, पाँव भी नज़र आ रहे हैं। तो एक हमारे पास लोब फिन फिश होती थी, एक रे फिन फिश होती थी। दोनों जो है ना, दोनों के पास ना हमारे पास होते थे क्या, पेक्टोरल, हमारे पास इनके पास दोनों के पास होते थे पेक्टोरल गर्डल्स, सॉरी पेल्विक गर्डल्स, पाँव की बात आ रही ना, पेल्विक गर्डल्स होते थे, ठीक है। तो बाद में जब एम्फीबियंस आए, अर्ली एम्फीबियंस जो थे वो इस तरह के होते थे कि उनके पाँव होते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पाँव की हड्डियाँ मौजूद होती थी। तो लोब्ड फिन फिश और रे फिन फिश दोनों के पास जो है वो पेल्विक गर्डल्स मौजूद होती थी। तो ये बात मानी जाती है कि एम्फीबियंस जो है वो उसी से अरोज हुए, उसी से आए हैं, उसी से अराइज हुए हैं। अगर ऑप्शन में रे फिन फिश आता है तो ये आंसर होगा, अगर इसकी जगह लोब्ड फिन फिश दे दें तो ये भी आंसर हो सकता है। ये आपके चैप्टर एवोल्यूशन में है। फिर विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एम्फीबियंस? बेटा एम्फीबियंस का कहने हैं कौन सा फीचर नहीं होता, बहुत आसान है। अभी ऐसा एक MCQ पीछे सॉल्व करके आ रहे हो। सबसे पहले देखो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस ये होता है कि पहले जो है एम्फीबियन जो है, अगर आप मेंढक की बात करें तो पहले वो कैसा होता है, एक टेडपोल टाइप होता है, एक लार्वा की तरह का, इस तरह का होता है। बाद में जाकर उससे क्या बनता है, एक फ्रॉग बनता है, ठीक है, इस तरह का अजीब सा फ्रॉग, सही है। अच्छा भाई ये फ्रॉग बनता है। ये फ्रॉग जो होता है ना, देखो टेडपोल जो है ना, अगर आप उसको ज़मीन पर लेकर आओ, ठीक है, तो वो ज़मीन पर नहीं सरवाइव कर सकेगा, मर जाएगा। जबकि फ्रॉग जो है ना वो सरवाइव कर जाएगा लैंड के ऊपर, यानी कि अच्छा यहाँ लैंड फॉर्म नहीं आना है, यहाँ पे आना है वाटर, ठीक है, वाटर से लैंड फॉर्म में, यानी कि मेटामॉर्फ, अच्छा नहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग फॉर्म से लैंड फॉर्म, ये अगेन टाइप हो जाएगा, सही है बात। देखो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि पहले वो टेडपोल होता है, यानी कि स्विमिंग फॉर्म में होता है कि वो स्विम कर सकता है, बाद में वो फ्रॉग बन जाता है, यानी कि वो लैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात तो इसकी सही है कि एम्फीबियंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मेटामॉर्फोसिस और कहाँ होता है, तो बेटा आपने देखा मेटामॉर्फोसिस जो है वो हमारे पास कैटरपिलर में होता है कि पहले कैटरपिलर कैसी होती है, चलने वाली होती है, जैसे दरख्त पर चल रही होती है। बटरफ्लाई जो है बेसिकली मैं उसकी बात कर रही हूँ, बाद में वो उड़ने लगती है, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस होता है कि पहले वो किस फॉर्म में था और फिर वो किस फॉर्म में हो गया, कि पहले वो चल रहा था तो अब उड़ने लगा। पहले वो पानी में मौजूद ही सर्वाइव कर सकता था, अब वो जो है वो कहाँ सर्वाइव करे, ज़मीन पे। दूसरा
उनके पास स्मॉल लंग्स होते हैं जो कि इनके पास गैसियस एक्सचेंज का सप्लीमेंटल वे होते हैं। बिल्कुल इनके पास लंग्स होते हैं क्योंकि जब ज़मीन पे आएंगे तो सांस तो लेंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन सिर्फ पानी में कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टैडपोल जो है वो पानी में ही स्विम कर सकता है। बाहर लाओगे तो ड्रॉट कंडीशन होगी। आपने देखा उनके एग्स किस तरह के होते हैं, जली लाइक होते हैं। बी में वो आपसे क्या कह रहा है, इसका आंसर बी होगा। बी में वो आपसे कह रहा है ड्राई स्किन डेट रेजिस्ट डेसिकेशन, कि फ्रॉग जो है ना उसकी स्किन जो होती है ना वो ड्राई होती है ताकि ना वो ना मॉइस्चर को ना क्या कहते हैं मॉइस्चर को ख़त्म कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी अगर एक्सपेरिमेंट्स किए हों और ख़ुद से अपने हाथ से ज़िंदा मेंढक को पकड़ा हो तो उसकी स्किन इंतहाई चिपचिपी सी होती हैगी। तो ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है, 20 का आंसर होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि डेसिकेशन का मतलब क्या होता है। विच ऑफ दीज इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। इन ऑल मैमल्स ऑफ स्प्रिंग्स विद इन द फीमेल। देखो ये बात तो सही है कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो उनके अंदर जो बेबीज़ की रिप्रोडक्शन होती हैगी या बेबीज़ की जो डेवलपमेंट होती हैगी वो किसके अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। तो ये बात तो सही है। उन्होंने हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछी। बी पूछते हैं कि सारे के सारे मैमल जो है वो लैंड डिवेलिंग फॉर्म्स में होते हैं। ये बात भी सही है, ज़मीन पे पाए जाते हैं। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास हेयर्स और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। बिल्कुल यही बात होती है कि उनके पास हेयर्स भी होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी के तमाम बातें सही हैं। बहुत आसान बच्चों वाला MCQs। अब आ जाए कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किस में फाउंड मिलता है। आपको 3 पार्ट दिए गए, रूट स्टेम लीव। ये आपके पास लीव की डायग्राम है, ये स्टेम की डायग्राम है और ये रूट की डायग्राम है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कॉर्टेक्स इसमें पाया जाता है। बेटा कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, अगर काम पता है ना तो भी फ़ौरन जज कर लोगे। कॉर्टेक्स जो होता है ना बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज़ से उसका काम होता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज़ से उससे रिलेटेड उसका वर्क होता है, उनकी फॉर्मेशन में वर्क होता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्टेक्स जो है वो लीव्स में तो पाए नहीं जाएंगे, तो कहाँ पाए जाते हैं वो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ना कि ये आपको रूट में कॉर्टेक्स दिखा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ स्टेम में देखें ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ लिखा हुआ भी कॉर्टेक्स है आपके पास। तो हमारे पास कॉर्टेक्स किस में पाया जाता है, रूट्स और स्टेम्स में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है ये बात भी आपको समझ आ गई। किसी चीज़ का फंक्शन पता हो और डायग्राम पता हो तो आप फ़ौरन से उसका आंसर जो है वो जज कर लेंगे। अब देखें कौन सा पार्ट होता है लीव का जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स में तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। गार्ड सेल्स तो स्ट्रोमेटा में पाए जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये तो आंसर होगा नहीं। गार्ड सेल्स किस में पाए जाते हैं, स्ट्रोमेटा में पाए जाते हैं। और इस तरह के होते हैं, 2 होते हैं ये ना, इस तरह के बीन्स लाइक, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या कहते हैं एपिडर्मिस पे पाया जाता है, नहीं बेटा, एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस का काम होता है लीव को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लीव को प्रोटेक्ट करना और जो लाइट है ना उससे इस ट्रांसपेरेंट टू लेट लाइट थ्रू के अंदर हमारे पास एपिडर्मिस जो है वो क्या करता है, लीव को प्रोटेक्ट करता है कि लाइट की सरफेस से उसका जो है सामना करवाता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस तो हो नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस जगह पे हो रहेगा। गार्ड सेल क्या काम कर रहा है, गार्ड सेल काम कर रहेगा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग में, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मल लेयर, जब एपिडर्मिस ही नहीं है तो एपिडर्मल लेयर भी नहीं होगी। तो आंसर क्या है, मीज़ोफिल। मीज़ोफिल के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है पेलिसेड मीज़ोफिल। ये आपकी बुक में यूज़ किया गया है, तो वो आपको अगले नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऑप्शन में पेलिसेड मीज़ोफिल दे दें। मीज़ोफिल्स क्या होते हैं बेटा, ये ना बहुत सारे ना ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत क्लोजली पैक हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इनके पास मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का पिगमेंट, पता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है वो पेलिसेड सेल्स में होती है। आपका चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स में है और उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस से क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि एनुअल रिंग्स, एनुअल का मतलब क्या होता है, सालाना, मतलब ऐसी रिंग जिनसे आप प्लांट्स की उम्र बता सके। यानी लकड़ी होती है ना, लकड़ी के ऊपर इस तरह की लाइंस आ रही होती है, लाइंस आ रही 24 लाइनें आपको दिखाई हुई हैं इसके अंदर। ये जो लाइंस होती हैं ये आपको बेसिकली बताती हैं कि दरख्त जो है ना वो कितना साल पुराना है, 24 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है। बड़े बड़े ट्रीज़ जो है ना वो ज़मीन के नीचे से निकले, ठीक है। तो जब
उन ट्रीज़ को निकाला गया ना, जैसे बहुत सारे पीरियड्स आए हमारे पास, जैसे डायनासोर का पीरियड आया तो तब बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे जो ज़मीन के नीचे दब गए कर गए, बहुत सारी सिचुएशंस आई, कभी ज़लज़ले आ जाना ये वो, तो वो दरख्त जब निकलते हैं ना तो जो हमारे पास क्या कहते हैं स्टडी करते हैं इन तमाम चीज़ों की, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो इसकी एनुअल रिंग्स गिन के हमें बताते हैं कि भाई ये जो लकड़ी है ये सबसे पहले तो इस पीरियड की यानी कि इतने साल पुरानी है, ठीक है। तो आपके पास कहा जा रहेगा कि एनुअल लिंक्स आपको किस चीज़ में हेल्प करती हैं। एनुअल लिंक्स जो होती है ना ये सबसे पहले तो जाइलम से बनती है, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प करती है कि ये हमारे पास काउंटिंग में हेल्प करती है, स्टेम में पाई जाती है, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो होगा ना वो हमें बताएगा, क्या बताएगा, एनुअल लिंक्स, ठीक है। एनुअल लिंक्स किससे बनती है, एनुअल लिंक्स क्या होती है, एनुअल लिंक्स वो लेयर्स होती हैं जो सेकेंडरी जाइलम की होती हैं कि स्टेम के अंदर, ठीक है। जो जाइलम एक होता है प्राइमरी जाइलम, एक होता है सेकेंडरी जाइलम। तो वो जाइलम जो हमारे पास क्या कहते हैं काम में नहीं आता हैगा, या जो जिसके अंदर हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैंगे, वो हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी जाइलम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स MCQs नंबर 16, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या चीज़ न्यूट्रिएंट नहीं होती बेटा, वाटर भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी आपने पढ़ा है, मिनरल आइंस भी आपने पढ़ा है। तो हमारे पास जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट नहीं होता ना, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, वो तो एज ए न्यूट्रिएंट नहीं होता, वो प्रोड्यूस किया जाता है एज ए न्यूट्रिएंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, स्टोमेटा आर यूजुअली ओपन, सबको बताएगा दिन के टाइम खुले हुए होते हैं जब प्लांट्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा भाई, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मिनरल आइन। भाई जाहिर सी बात है आइन की बात करें, अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो आपको नज़र आ रहा है ये भी आइन है, ये भी मैग्नीशियम आइन है, एल्युमिनियम आइन है, ये सारे के सारे आइन्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आइन नहीं है, तो ये हमारे पास इस सेंस में आंसर है, ठीक है। और वैसे भी बात आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम वगैरह, एल्युमिनियम, ये सब के सब आइन्स होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं एज अ मिनरल आइन्स। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी मिनरल आइन के तौर पे आपकी बॉडी में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। अच्छा भाई, हाँ कहाँ गया वो MCQs को। द फ्लावर पार्ट दैट कंटेन्स ओव्यूल्स, MCQs नंबर 19 में कह रहेंगे फ्लावर का वो हिस्सा जो अपने अंदर ओव्यूल्स रखता है वो कौन सा होता है। बेटा पेटल तो हो ही नहीं सकती, वो तो पत्ती होती है, ठीक है ना। पेटल हमारे पास नहीं हो सकती, वो हमारे पास पौधे की पत्ती होती है, जैसे गुलाब की पत्ती होती है ना रेड कलर की, वो। सेपल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पत्ता होता हैगा ये वाला, ठीक है। तो पेटल और सेपल दोनों ही नहीं हो सकते। स्टेमन भी नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि वो तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैगा, उसके पास ओव्यूल्स थोड़ी होते हैं, वो तो पोलन ग्रेन्स देता है ना, उसके तो दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर उसका इस तरह का पार्ट होता हैगा, ठीक है, और फिलामेंट्स इस तरह की एक ट्यूब होती है उसकी, और ये पोलन ग्रेन्स देता हैगा। तो हमारे पास कार्पल होता हैगा। कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाला है स्टिग्मा, देन ये बड़ी सी सुराई लाइक इसकी गर्दन जो होती है वो स्टाइल, और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन ये पार्ट किस में आता है, कार्पल में। तो होता ही हैगा, मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि पोलर एंथर से ना ये जो हमारे पास स्टेमन है ना, इससे एक ट्यूब बनती है, और ये ट्यूब जाती हैगी इसके अंदर, किसके अंदर जाती हैगी, हमारे पास कार्पल के अंदर जाती है। कार्पल के अंदर वो जाती है ओव्यूल तक, और वहाँ जाकर जो मेल रिप्रोडक्टिव जो होते हैं हमारे पास स्पर्म्स, जिनको आप पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उनको वहाँ पर छोड़ देती है, किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब आगे आ जाइए MCQs नंबर 20 विच इज़ लास्ट। एनिमल असिस्टेड, एनिमल किस चीज़ का काम करते हैं प्लांट्स में, क्या सिर्फ पॉलिनेशन करते हैं, नहीं। सीड डिस्पर्सल करते हैं क्या, सिर्फ नहीं, बल्कि पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल दोनों ही करते हैं। तो बी आंसर होगा, डी तो हो ही नहीं सकता हैगा, उनका क्या लेना देना प्लांट्स की रिप्रोडक्शन से, प्लांट तो अपनी रिप्रोडक्शन खुद कर रहेगा। तो अब अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके इस पर रिव्यूज़ है आप अपने उस पर रिव्यूज़ दीजिए। कोई भी मसला हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, या किसी चीज़ में ये हुआ हो कि मिस इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करवा दें, तो मैं आपको उस चीज़ को वैसे भी करवा दूँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।